काफ़ी बच्चे ऐसे रहे हैं जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी में अपनी लाइफ बनाई है, ठीक है। और आज वर्ल्ड के टॉप रिसर्चर में है प्रदीप यादव, ठीक, आलाप क्षीरसागर, ठीक। एक और लड़का था, उसको भी काफ़ी कुछ रिसर्च में आगे रहा है। तो ग्रेविटेशन ओके, ग्रेविटेशन की शुरुआत जो है उसमें एक तरह से जिनका एस्ट्रोनॉमी में ध्यान रहता है, उनकी हॉबी रहती है, तो क्या होता है कि वो अपने आप को देखते हैं कि इस ब्रह्मांड में सभी चीज़ें जो है वो कैसे घूम रही है। क्या सन अर्थ के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है, कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व हो रही है, क्या सारे प्लेनेट्स जो है वो स्थिर है, अर्थ स्टेशनरी है कि सन स्टेशनरी है। ये सारे क्वेश्चंस जो है ना वो बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क थे। तो लगभग आज से 2700 साल पहले, 2600 साल पहले जो है वो थेल्स करके एक साइंटिस्ट हुए, और उन्होंने जो कंसेप्ट बोला, उन्होंने बोला कि अर्थ क्या है, स्फेरिकल, अर्थ स्फेरिकल, ठीक है। अधिकतर प्लेनेट जो है स्फेरिकल है। पाइथागोरस जो आया उसने लोगों को ये बताया कि पूरी यूनिवर्स स्फेरिकल है। फिर उसके बाद में एक्सागोरस आया, इसने ये बताया कि अर्थ स्टेशनरी है ना, और उसके अराउंड जो है वो सन रिवॉल्व। ये आज से 2600 ईयर पहले के लगभग फर्स्ट 200-300 ईयर्स में काम हुआ इन तीनों। फिर उसके बाद में केपलर का टाइम आया। केपलर जो है इसने मेनली क्या बताया, प्लैनेट्स के मोशन को बताया, है ना। इसके पहले और भी बहुत साइंटिस्ट हुए हैं, और उन्होंने, उनका थॉट क्या था कि अर्थ स्टेशनरी है और सन जो है वो रिवॉल्व हो रहा है अराउंड अर्थ। सन इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ एंड अर्थ इज स्टेशनरी, है ना। ये इनके कंसेप्ट्स थे, ठीक है। इसमें जो जैन फिलॉसफी है, जैन सिद्धांत है, वो जैन सिद्धांत ये बोलता है कि अर्थ एक थाली की प्लेट जैसी, यानी थाली जैसी, मतलब एक पतली प्लेट है ना, और वो क्या है, बहुत बड़ी है, और ये रेस्ट में, और इसके अराउंड सन जो है वो इस तरह के स्पाइरल पाथ में रिवॉल्व होता है, अंदर की तरफ आता है, उसकी रेडाई कम होती होती जाती है और अंदर की तरफ आता है, और फिर वो उसकी रिवर्स मोशन शुरू होता है। एंड देयर आर टू सन, यानी कि आज अगर मंडे है तो आज जो सन निकलेगा वो अपने को एक दिन बाद दिखाई देगा, ट्यूसडे को दूसरा सन। तो यहाँ पर अल्टरनेट डेज चलता है, MWF-TTS, समझा, करेक्ट। इस तरह की सिचुएशन फिर और चलती रहेगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो जैन फिलोसफी है उसमें भी यही माना गया कि अर्थ क्या है, स्टेशनरी है, बट इसका शेप जो है उन्होंने क्या कहा, फ्लैट माना, थाली की तरह है, ठीक है, आया समझ में। अब उसके बाद में दो सन जो है वो क्या होते हैं, डायमेट्रिकली अपोजिट होते हैं, और दोनों का पाथ क्या होता है, स्पाइरल होता है।
दोनों इस तरह से रिवॉल्व होते रहते हैं। ये हुआ हमारा, अपने संस्कृति में भी जो है ना वो इन प्लैनेट्स के मोशन के बारे में ये तो 2600 साल पहले बताया, लेकिन इनको हजारों लाखों साल पहले ये सारी चीज़ें पता थी और उसके हिसाब से वो गणना करते थे। तो कुल मिलाकर एस्ट्रोनॉमी के ये जो शुरुआत के लोग हैं जो कि आज से 2600 साल पहले ये सारी चीज़ें बता रहे थे, हमारे धर्म ग्रंथों में इनके बारे में बहुत पहले से लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में आया गैलीलियो न्यूटन एंड केपलर। तो केपलर का पहला थॉट क्या था? केपलर ने क्या करा, मोशंस के बारे में बताया। इसको मैं एट द एंड ऑफ ग्रेविटेशन आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा केपलर्स लॉज के बारे में थोड़ा बता देता हूं। तो कुल मिलाकर यहां पर केपलर जी जो है, इसका मेन कंसेप्ट क्या था बेटा? इसने मोशन ऑफ प्लैनेट को डील करा, मोशन ऑफ प्लैनेट के बारे में बताया, है ना। उसने ये बोला कि सन क्या है? स्टेशनरी है। इसके पहले तक थॉट अलग थे। थॉट ये थे कि सन आर रिवॉल्विंग एंड अर्थ इज स्टेशनरी। इसने क्या बताया दोस्त? सन इज स्टेशनरी एंड ऑल प्लैनेट आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन कर्व पाथ दैट मे बी आइदर सर्कुलर और इलिप्टिकल। समझी बेटा? तो यहां पर जो फर्स्ट 3 प्लैनेट्स हैं विच आर वेरी क्लोजर टू द अर्थ, है ना, अर्थ तक, सन से, ये तीनों प्लैनेट जो है वीनस, मार्स एंड अर्थ, ये तीनों के पाथ ऑलमोस्ट सर्कुलर हैं। उससे दूर वाले प्लैनेट्स जो हैं, है ना, उनके पाथ थोड़े बहुत इलिप्टिकल है। गॉट इट? तो केपलर्स के लॉज जो थे उसमें पहला लॉ ये था कि ऑल प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ, है ना। बट जो क्लोजर टू द सन प्लैनेट्स हैं उनके पाथ क्या है? ऑलमोस्ट सर्क्यूलर। गॉट इट? समझा? ये पहला है। ये क्या बता रहा है? मोशन ऑफ द प्लैनेट बता रहा है। दूसरा लॉ जो था वो ये बोलता है कि स्पीड ऑफ द प्लैनेट जो है वो वेरी होती है। यानी प्लैनेट जो है जब सर्कुलर पाथ होगा ना तो स्पीड कांस्टेंट होगी, लेकिन अगर इलिप्टिकल पाथ होगा ना तो स्पीड क्या होगी? बदलती है। जब प्लैनेट सन से दूर होता है, इलिप्टिकल पाथ का मतलब क्या है? ये सन ऐसा है और ये पाथ जो है कुछ इस तरह का रहेगा, तो ये डिस्टेंस क्या होगी? लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होगी प्लैनेट की, और ये डिस्टेंस क्या होगी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। तो जब प्लैनेट नियरेस्ट होता है सन के तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती, और जब प्लैनेट दूर होता है तो क्या होती है? स्पीड क्या होती है? कम होती है। तो दूसरा लॉ जो है वो ये बताता है कि सन और प्लैनेट को ज्वाइन करने वाली लाइन इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करती है। वो ये बताता है कि प्लैनेट की स्पीड वेरी होती है। एंड द थर्ड लॉ जो तुम्हें अभी काम में आएगा वो है कि प्लैनेट के रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड, जैसे पृथ्वी के पूरे चक्कर लगाने का समय कितना है? 365 दिन। तो प्लैनेट के रिवॉल्यूशन के टाइम पीरियड का स्क्वायर मतलब क्या? टी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होता है? आर क्यूब। टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। और ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? 2π/t। यानी टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? ओमेगा। यानी क्या आ जाएगा? ओमेगा की पावर -2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। यानी एक तरह से ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हमारे प्लैनेट संबंधी केपलर्स के लॉस थे। आया समझ? ये आज से लगभग 1500 साल पहले का, 1400 साल पहले का काम, केपलर्स का टाइम। ओके? तो कुल मिलाकर केपलर्स के जो लॉज हैं उसमें पहला लॉ है कि एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन ए एलिप्टिकल और सर्कुलर पाथ।
सेकंड लॉ है कि स्पीड ऑफ द प्लेनेट वेरी होती है, उसका एक रूल होता है, उसको भी हमें इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना है समझने के लिए। एंड थर्ड वन लॉ था जो कि इम्पोर्टेंट था कि टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू होता है मीन डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन के क्यूब के। ठीक है, तो ये जब लॉ चल रहे थे, केपलर अपना काम कर रहा था, उसी समय न्यूटन भी अपना काम कर रहा था। न्यूटन ये सोच रहा था कि ये क्यों हो रहा है, केपलर ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके ये बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। न्यूटन का दिमाग क्या काम कर रहा था कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्या सोच रहा था न्यूटन कि ये आखिर क्या काम है। अब जो साइंस है उसमें हमें सर्कुलर मोशन पढ़ा हुआ है ना। तो अगर मान लीजिएगा कि एक कोई ऑब्जेक्ट है हेवी, एस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या है कि बहुत हेवी ऑब्जेक्ट की स्टडी करना है ना, क्योंकि अर्थ जो है वो बहुत भारी है ना, उठा नहीं सकते थे। ठीक, तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्या है, ये अर्थ हो गई। ठीक, अब अर्थ, अगर मैं ये बोलता हूं दोस्त कि अर्थ इज इन सर्क्यूलर मोशन, अर्थ इज इन सर्क्यूलर मोशन, आया समझ में। तो ये हमारा सन, अर्थ, अगर ये अर्थ का टाइम पीरियड t है, या अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, या अर्थ की कांस्टेंट स्पीड क्या है बेटा, v है। ओके, तो अर्थ की स्पीड कांस्टेंट है, बट सर्कुलर मोशन में होने के कारण, ड्यू टू सर्कुलर मोशन, ये क्या है, कोई फोर्स एक्ट हो रहा है। अरे बेटा सर्कुलर मोशन है, अर्थ क्या है, एक्सेलरेटेड है। अर्थ क्या है, एक्सेलरेटेड है। तो जब अर्थ एक्सेलरेटेड है तो एक्सेलरेशन देने के लिए कोई ना कोई फोर्स लगेगा। तो हमारे न्यूटन भाई ने ये सोचा कि यार अर्थ है और हैवी चीज कौन है, मून तो नहीं हो सकती, सन है ना। तो सन और अर्थ के बीच में जो फोर्स है ना, ये फोर्स उसको एक्सेलरेट कर रहा है। अब ये फोर्स के बारे में उसको नहीं पता था, ये फोर्स के बारे में नहीं पता था। उसको क्या पता था, ड्यू टू सर्कुलर मोशन अर्थ इज एक्सेलरेटेड। चलो एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, तो ओमेगा स्क्वायर आर, बिकॉज दिस एक्सेलरेशन इज द रेडियल एक्सेलरेशन, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। तो जो फोर्स लग रहा है हमारे अर्थ पर वो किसके बराबर होगा, एम ए के बराबर, यानी एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर। गॉट इट। एंड ये फोर्स के लिए कौन एजेंट रिस्पॉन्सिबल है, अर्थ और सन के बीच में इंटरैक्शन। ठीक है, तो ये जो फोर्स है वो फोर्स बिटवीन सन अर्थ इंटरैक्शन किस पे लग रहा है, अर्थ पर। तो ये मास ऑफ अर्थ आएगा इनटू ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। गॉट इट। अगर मैं ये फोर्स को देखता हूं तो एम, अभी मैंने बताया था ओमेगा स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। गॉट इट। तो एम ओमेगा स्क्वायर की जगह मैं प्रोपोर्शनेट में क्या करता हूं, 1/r³ इंटू आर कर देता हूं। तो इसका मतलब दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। वो फोर्स किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया, आर स्क्वायर। तो न्यूटन ने क्या करा, टेक्स एडवांटेज ऑफ केपलर। ओके, केपलर का एडवांटेज लिया और उसने ये बताया कि जो दो बॉडीज हैं उनके बीच में फोर्स किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आर स्क्वायर। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आर स्क्वायर। एंड डेफिनेटली इसमें और जो प्रोपोर्शनलिटी आएंगी वो क्या आएंगी, दोनों के मासेस के, दोनों के मासेस के। तो ये जो कहानी है ये आज से लगभग 3000 साल पहले से जो चली और लगभग 1500 साल लग गए। कहाँ तक आते थे ये, क्योंकि न्यूटन जो है वो आज से लगभग मेरे ख्याल से 500-600 साल पहले के इंसान। आया ना समझ में।
तो यहाँ पर आपको सिखाया क्या जाता है ग्रेविटेशन में, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझाने का एक तरीका तो है कि एफ किसके प्रोपोर्शनल होता है, जब दो हैवी बॉडीज के बीच में फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, दोनों के मासेस के प्रोपोर्शनल होगा, और किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। आया समझ में। तो मैंने यहाँ पर इसको मर्ज कर दिया इन दोनों कंसेप्ट्स को, क्योंकि एक होता है ग्रेविटेशन पर आने का तरीका कि सबसे पहले केप्लर्स लॉस पढ़ाओ और फिर न्यूटन्स लॉस पढ़ाओ। तो मैंने क्या करा, इन दोनों को मर्ज किया। ठीक, अब हम आते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके बेटा, आप ध्यान से समझना। ठीक, ओके, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, ये लॉ क्या है, ये दो बॉडीज है, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस r है। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है, रिपल्शन नहीं होता। ठीक है बेटा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज बोलना जरूरी नहीं है, गलत है। टू बॉडीज बोलना गलत है। टू पॉइंट लाइक मास या पॉइंट मास, है ना। टू पॉइंट मास इज डायरेक्टली proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them. Got it? जो मेन मुद्दे की बात है ना वो ये है, जो मेन मुद्दे की बात है वो ये। ठीक, तो अगर मैं ये दो पॉइंट मासेस है ना, तो दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय 2 on 1 and this is force exerted by 1 on 2। आया समझ में? These two forces are acting in opposite direction, both are equal and opposite। Okay, that's why this force is also known as न्यूटोनिक फोर्स, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ जो है वो यही है कि दो फोर्सेस जो है वो पेयर में आते हैं और इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, बट दे कैन नॉट कैंसल ईच अदर। आया समझ में? बिकॉज बोथ आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। तो बेटा यहाँ पर F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 आ गया, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर हो गया, तो F इज इक्वल टू क्या होगा, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। आया समझ में? G को यूनिवर्सल कांस्टेंट या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। इसकी वैल्यू है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg का स्क्वायर। ठीक है, G किसके ऊपर डिपेंड करता है, G इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम बिटवीन बॉडीज। जो दो बॉडीज के बीच में फोर्स लग रहा है ना, उन बॉडी के बीच के मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। बोथ आर कैप्ट इन वाटर और एयर और एनी अदर मीडियम, द G विल बी द सेम। आया ना समझ में? अब ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कैवेंडिश करके एक साइंटिस्ट था, उसने निकाल कर दी थी। उसने एक एक्सपेरिमेंट करके करा था, वो भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन अभी उसका हम इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं, क्योंकि हमें मतलब यही है ना, उसको समझने से हमें फ़ायदा नहीं। तो
द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट लाइक मासेस, इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि पॉइंट मास, पॉइंट इज मैथ्स, दैट मैथ्स इज इक्विवेलेंट टू पार्टिकल इन फिजिक्स। पॉइंट इज मैथ्स, पॉइंट मैथ्स में आता है और फिजिक्स में क्या आता है, पार्टिकल। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक बॉडी जिसका साइज बहुत छोटा उसको हम पॉइंट मास कहेंगे। वी कैन कंसीडर इवन अर्थ एंड सन एज ए पॉइंट मास, क्योंकि हमने सबसे पहले तो यही देखा ना कि अर्थ और सन के बीच में फोर्स क्या है, उनके मासेस के प्रोपोर्शनल है ना। तो विच बॉडी इज द पॉइंट मास? इफ वी have to find the force between this rod and this mass. This rod has mass m1, this point has mass m2, the length of rod is l, the distance between this end and this end is r. तो अगर आप ये मानते हो कि ये फोर्स क्या होगा, g m1 m2 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है, अगर कोई खुश नसीब है तो वो डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट क्या बताएगा, r प्लस l बाई 2 का होल स्क्वायर। बट माई डियर, इट इज योर बिग फ्रॉड। ये रॉन्ग है, पूरा रॉन्ग को भी रॉन्ग कर देते हैं। ये रॉन्ग है ना, ये रॉन्ग है। द फोर्स बिटवीन अ रॉड एंड पॉइंट इज नॉट इक्वल टू दिस। तो इसका मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यहां पे नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा डायरेक्टली? क्योंकि रॉड इज नॉट ए पॉइंट मास। तो बेसिकली आपको क्वेश्चन ये आता है कि विच बॉडी इज ए पॉइंट मास। अगर मैं बोलता हूं कि दो शीट्स हैं, सपोज एक ये वाली वॉल है और एक ये वाली वॉल है, ये दोनों वॉल्स जो हैं इनके बीच में फोर्स क्या होगा, इसका मास m1 इसका मास m2, दोनों के बीच की डिस्टेंस d। तो F इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर नहीं होगा, बिकॉज वी कैन नॉट कंसीडर रॉड एज ए पॉइंट मास, वी कैन नॉट कंसीडर सिलेंडर एज ए पॉइंट मास, वी कैन कंसीडर स्फीयर एज ए पॉइंट मास, है ना। So why this sphere is a point mass? The reason is what? The intensity of gravitational field surrounding to sphere is inversely proportional to r square, है ना। ये चीज जो है वो आगे आएगी। और ग्रेविटेशन अगर आपने जिस तरह से मैं सिखा रहा हूँ ना वो सीख लिया, तो आपको मैं अभी लिख के दे सकता हूँ कि बेटा तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक 30 to 40% के बीच में खत्म हो। आया समझ में? कभी कभी क्या है, शुरुआत में मैं आपको पूरा बताता हूँ कि ग्रेविटेशन में क्या आता है बेटा और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या आता है, और सेम टू सेम चीज है, फॉर्मूले भी सेम है बेटा। मास की जगह क्या आ जाता है, चार्ज, m की जगह q, g की जगह k, ये g कांस्टेंट है ना, उसकी जगह 1/4πε0। तो सेम टू सेम है पूरा के पूरा। तो तुम्हारा काम क्या होना चाहिए कि इसको अभी से समझो, है ना। वो समझ लिया तो तुम्हें ड्वेल फायदा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी आ जाएगा। तो अभी सबसे मुद्दे की बात है कि विच ऑब्जेक्ट इज पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट। तो योर आंसर विल बी व्हाट? द ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच intensity of gravitational field is inversely proportional to r square। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके कारण इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड उसके सराउंडिंग में क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होती है, उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब तुम्हें ये भले से अभी नहीं समझ में आएगा कि व्हाट इज द न्यू टर्म इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन, है ना, लेकिन आपको अभी नेक्स्ट लेक्चर में ही मैं ये चीज सिखाने वाला हूँ। क्योंकि चीज का आंसर पूरा हो जाए इसलिए मैंने बताया। अभी तो तुम ये बोल सकते हो ना कि स्फीयर इज ए पॉइंट मास, है ना, लेकिन स्फीयर के सराउंडिंग में इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, r स्क्वायर के। तो दैट इज द कंप्लीट थ्योरी
अब अभी यहां पर आता है वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अभी तक का बहुत ही सिंपल मामला चल रहा था, ये भी इजी ही मामला है, करेक्ट। तो लेट अस कंसीडर टू पार्टिकल्स having masses m1 and m2. Let its position vector is r1 vector, let its position vector is r2 vector, है ना। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, r। अगर मैंने बोला m1 ने m2 पर कितना फोर्स लगाया, आप बता सकते हो, आप बता सकते हो कि m2 ने m1 पर कितना फोर्स लगाया। लेट इट इज एट a, लेट इट इज एट b, है ना। तो ए बी वेक्टर का मॉड किसके बराबर है, r के बराबर। आया समझ में, दोनों के बीच की डिस्टेंस का मतलब ए बी वेक्टर का मॉड, ये किसके बराबर है, आर के बराबर। अब फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए, फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए, इसको एफ ए बी लिख देता हूं, चलो। तो दैट इज एफ ए बी, इसका मैग्नीट्यूड होगा जी m1 m2 अपॉन ए बी का स्क्वायर। लेकिन वेक्टर फॉर्मेट की बात करूंगा तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्या होगी, ए बी वेक्टर आएगा, किधर आएगा, ये इधर हेडेड होगा ना, ठीक है। तो ये क्या होगा, इनटू यूनिट वेक्टर ए बी, क्योंकि उसकी डायरेक्शन ए टू बी हेडेड। इसी तरह से फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी, ये है फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी, तो ये आएगा बी ए वेक्टर, दैट इज जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर एंड इनटू यूनिट वेक्टर बी। गॉट इट। अब इससे ये समझ में आता है कि यूनिट वेक्टर ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ यूनिट वेक्टर बी। इससे ये समझ में आता है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन, ठीक है। तो कुल मिलाकर बेटा यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज और इन्वॉल्व हो जाती है, और वो क्या होती है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ना, उस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो डायरेक्शन आ जाती है उसमें। तो दिस इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ, ठीक है। अब ये था आपका थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट, जिसमें हमने क्या पढ़ा, ओनली ये पढ़ा कि व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और उसकी हिस्ट्री कैसे आती है।